हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय एजी 505 प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस वातावरण में पौधों की प्रतिक्रियाएं किन कारकों पर निर्भर होती हैं। जो ग्रीन हाउस होता है या पॉली हाउस बोल सकते हैं, ग्रीन हाउस में जो पौधे होते हैं उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वह किन कारकों पर निर्भर होती है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ग्रीन हाउस में पौधों की प्रतिक्रियाएं विभिन्न कारकों पर निर्भर होती हैं, जो उन्हें पोषण, ऊर्जा और वातावरण के रूप में प्रभावित करते हैं। ठीक है, पौधों ग्रीन हाउस में जो पौधे होते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं विभिन्न कारकों पर निर्भर होती हैं, जो उन्हें पोषण, ऊर्जा और वातावरण के रूप में प्रभावित करते हैं। ठीक, जिसमें पहला है प्रकाश। तो प्रकाश कैसे प्रभावित करता है, तो देखते हैं। देखिए, जो पौधा होता है वह क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है, उसी से वह ऊर्जा प्राप्त करता है, उसी से उसका पोषण होता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पौधों की प्रमुख ऊर्जा सूर्य की किरणें होती हैं, जिसके लिए ग्रीन हाउस की छत का डिजाइन ऐसा बना होता है कि सूर्य की किरणें सही मात्रा में पौधों तक पहुंच सके। पौधे प्रकाश प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गए। तो यह निर्भर होता है किसके ऊपर, वातावरण को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान। तो ग्रीन हाउस में तापमान को नियंत्रित करके भेजा जाता है। ग्रीन हाउस जो होता है उसमें तापमान को नियंत्रित करके भेजा जाता है। पौधों के लिए उचित तापमान बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। पौधे जो होते हैं उनके लिए उचित तापमान बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये पौधे के विकास पर सीधा प्रभाव डालते हैं। क्योंकि यह जो पौधे होते हैं, सॉरी, यह जो टेम्परेचर होता है या पौधे के विकास पर सीधा प्रभाव डालता है। कैसे, यदि देखिए टेम्परेचर ज्यादा पौधे के ऊपर चला जाएगा तो पौधा जो है सूख जाएगा, और यदि टेम्परेचर उनको नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, तो क्या होगा, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये जो टेम्परेचर होता है यह पौधे के विकास पर सीधा प्रभाव डालता है, और विभिन्न पौधे की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित भी करता है। विभिन्न पौधे की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित भी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 बार लगातार एग्जाम पूछा है। तो ग्रीन हाउस में तापमान को नियंत्रित करके भेजा जाता है। पौधे के लिए उचित तापमान बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये पौधे के विकास पर सीधा प्रभाव डालते हैं और विभिन्न पौधे की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित भी करते हैं। अगला देखते हैं, जल प्रबंध, वाटर मैनेजमेंट। तो सही मात्रा में सही समय पर जल प्रदान करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सही मात्रा में और सही समय पर जल प्रदान करना भी महत्वपूर्ण होता है। पानी की आपूर्ति की कमी में, ठीक है, पानी आपूर्ति में कमी या अधिकता पौधे की स्वास्थ्य और विकास पर असर डाल सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें जल जो है उसका प्रबंध भी अच्छे समय पर करना चाहिए, क्योंकि पानी की आपूर्ति में कमी या अधिकता पौधे की स्वास्थ्य और विकास पर असर डाल सकता है। अगला देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पता है ऐसे ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, टेम्परेचर इतना अधिक हो गया है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यह हमारे पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ग्रीन हाउस में इसकी सही मात्रा को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी समझ में आ गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है ना आप लोग। ग्रीन हाउस में पौधे की जो प्रतिक्रिया होती है, पौधे अपनी क्रिया करते हैं, वह किन किन कारकों पर निर्भर होती है। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड बताया, टेम्परेचर बताया, उचित जल का प्रबंध बताया, प्रकाश बताया। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, पोषण। तो सही पोषण के लिए सही पोषण पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है। ग्रीन हाउस में पौधों को उनकी आवश्यकता अनुसार पोषण प्रदान करना आवश्यक होता है, ताकि वे स्वस्थ रह सके। ठीक है, सही पोषण पौधे के लिए आवश्यक है, क्योंकि ग्रीन हाउस में पौधे को उनकी आवश्यकता अनुसार पोषण प्रदान करना अति आवश्यक होता है, ताकि वे स्वस्थ रह सके। तो यही था पहला क्वेश्चन, जो कि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। एक बार फिर से सुनिएगा और जल्दी जल्दी बताएंगे, समझ में आप लोगों को आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन था कि ग्रीन हाउस वातावरण में पौधे की प्रतिक्रियाएं, जो पौधे की प्रतिक्रिया होती है या जो पौधे क्रिया करते हैं, वो किन किन कारकों पर निर्भर होता है। तो मैंने बताया कि ग्रीन हाउस में पौधे की प्रतिक्रिया जो होती है
वह निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं जो उन्हें पोषण, ऊर्जा और वातावरण के रूप में प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला माना जाता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश जो होता है यह क्या करता है? तो पौधे जो होते हैं वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, उसी भोजन बनाकर अपना पोषण करते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। इसके लिए ग्रीन हाउस में उचित डिजाइन बनाया जाता है जिससे पौधे को उचित मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिल सके। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट बताया आप लोगों को, टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, तापमान क्या होता है? तो ग्रीन हाउस जो होता है उसमें तापमान को नियंत्रित करके भेजा जाता है। पौधे के लिए जो तापमान होता है बहुत ही उपयुक्त होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, लेकिन इसे सामान्य मात्रा में उचित रूप में तापमान मिले तब। यदि तापमान अधिक मिल जाएगा तो पौधे सूख जाएंगे, यदि तापमान कम मिलेगा तो पौधे जो होते हैं उनका वृद्धि रुक जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि तापमान जो होता है पौधे के विकास पर सीधा प्रभाव डालता है और विभिन्न पौधे की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित भी करता है। इसके बाद होता है जल प्रबंध। जल प्रबंध, वाटर मैनेजमेंट। तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो पौधे हैं ग्रीन हाउस में उनको सही मात्रा में सही समय पर जल प्रदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पानी की आपूर्ति की कमी में, ठीक है, पानी आपूर्ति में कमी या अधिकता पौधे की स्वास्थ्य और विकास पर असर डालता है। इसका तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की पौधे जो होते हैं प्रकाश संसर्ग के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ग्रीन हाउस में इसकी सही मात्रा को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद मैंने आप लोगों को आखिरी पॉइंट बताया पोषण। ठीक है, क्या होता है? पोषण। तो सही पोषण पौधे के लिए आवश्यक होता है। ग्रीन हाउस में पौधे को उनकी आवश्यकता अनुसार पोषण प्रदान करना आवश्यक होता है ताकि वे स्वस्थ रह सके। तो ये पहला क्वेश्चन जो था मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में फसलों में एकीकृत कीट नियंत्रण का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि एकीकृत कीट नियंत्रण क्या होता है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। पॉली हाउस या ग्रीन हाउस की फसलों में एकीकृत कीट नियंत्रण का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो एकीकृत कीट नियंत्रण क्या होता है? ठीक है, एकीकृत कीट प्रबंधन बोल सकते इसे। तो नियंत्रण की विधियों का ऐसा सुसंगत प्रयोग जिससे कीटों की संख्या को कम से कम कर सके, उसको बोला जाता है एकीकृत कीट प्रबंधन। तो इसमें एकीकृत कीट प्रबंधन का मतलब यही होता है ना कि जो हम लोग नियंत्रण की विधि अपना रहे हैं उसको बार बार न अपनाएं, एक बार अपनाए न सक्सेस तो हम लोग दूसरी विधि अपनाएं, इसलिए इसको बोला जाता है एकीकृत कीट प्रबंधन। ठीक है, नियंत्रण की सभी विधियों का सुसंगत प्रयोग इसमें किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है पॉली हाउस या ग्रीन हाउस की फसलों में एकीकृत कीट नियंत्रण का उल्लेख कीजिए। तो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में फसलों को सुरक्षित रखने और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एकीकृत कीटनाशक नियंत्रण का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में फसलों की सुरक्षित रखने और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एकीकृत कीटनाशक नियंत्रण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब यह है कि एक ही उपाय को अनेक बार नहीं किया जाता है, बल्कि विभिन्न उपायों का संयोजन किया जाता है ताकि कीटाणुओं या कीटों को नष्ट किया जा सके और फसल सुरक्षित रह सके। मतलब देखिए, जैसे मान लिया बायोलॉजिकल कंट्रोल है तो बार बार बायोलॉजिकल कंट्रोल ही नहीं किया जाएगा, इसके बाद आप लोगों को पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फेरोमेन का प्रयोग कर सकते हैं और होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये कई नियंत्रण की विधि जो है वो बार बार नहीं अपनाई जाती है इसमें। ठीक, समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। इसका मतलब यह होता है कि एक ही उपाय को अनेक बार नहीं किया जाता है, बल्कि विभिन्न उपायों का संयोजन किया जाता है ताकि कीटाणु को नष्ट किया जा सके और फसल सुरक्षित रह सके। एकीकृत कीट नियंत्रण में शामिल प्रमुख उपाय, इसमें पहला है बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? तो जब कीटों को नियंत्रित करने के लिए हम उनके प्राकृतिक शत्रु का प्रयोग करते हैं तो उसे बायोलॉजिकल कंट्रोल बोला जाता है। जब कीटों को नियंत्रित करने के लिए उनके प्राकृतिक शत्रुओं का प्रयोग किया जाता है तो उसे बायोलॉजिकल कंट्रोल बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका घर में या आपके मान लीजिए घर है, ठीक है, उस घर में बहुत सारे चूहे हैं, तो उन चूहे को नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे? उस चूहे को नियंत्रित करने के लिए आप बिल्ली को लाएंगे। बिल्ली जो है वह चूहे का प्राकृतिक शत्रु है। ठीक है, तो बिल्ली क्या करेगी? चूहे को खा जाएगी। तो इस प्रकार से चूहे जो है वह खत्म हो जाएंगे। तो यही है बायोलॉजिकल कंट्रोल। इस प्रकार कीट हैं, उन कीटों को जो उनके प्राकृतिक शत्रु खाने वाले उनको लाएंगे, तो उससे क्या होगा कि कीट जो उन प्राकृतिक शत्रुओं को खा जाएंगे और हमारा फसल जो है वो सुरक्षित हो जाएगा, कीटों की संख्या कम हो जाएगी। बायोलॉजिकल कंट्रोल समझ में आ गया। दूसरा है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, इसे बोला जाता है परपोषी प्रतिरोधी पौधा। ठीक है, परपोषी प्रतिरोधी पौधा। इसमें जेनेटिक के जरिए मतलब आनुवांशिक परिवर्तन के जरिए क्या किया जाता है? पौधे जो होते हैं उनमें क्या किया जाता है? प्लांट रेजिस्टेंस मतलब पादप कीटों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न किया जाता है। ठीक है,
तो कुछ पौधे में कीटों से बचने के लिए अनेक जेनेटिक सुधार किए जाते हैं या उनमें जेनेटिक सुधार किया जाता है जिससे कीटों का प्रकोप कम होता है। ठीक है, उनमें जेनेटिक सुधार कर दिया जाएगा जिससे कीड़ी उनका प्रकोप कम से कम होगा पौधे के ऊपर। अगला पेस्टिसाइड, कीटनाशक। तो यदि नियंत्रण की सभी विधियां असफल हो जाएं, कोई विधि काम न कर पाए नियंत्रण की, उस समय हमें कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, वो भी आवश्यकता रहे तो। इससे अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को हानि हो सकती है, इसलिए इसका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो यह था पेस्टिसाइड। अगला है फेरोमेन यातायात या फेरोमेन टेप भी इसे कहीं कहीं पर बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कीट होते हैं इनमें इसके द्वारा उसके प्रजनन अंगों को क्षति पहुंचाई जाती है या कोई ऐसा माध्यम किया जाता है जिससे वह प्रजनन नहीं कर सकते, जिससे उनकी कीटों की संख्या बढ़ नहीं पाएगी और उतने में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस तकनीक कीटाणुओं के प्रजनन माध्यम को बदलने के लिए प्राकृतिक या संश्लेषित रूप से बनाए गए फेरोमेन का उपयोग किया जाता है, जिससे कीटाणुओं का प्रजनन बाधित हो जाता है। जब प्रजनन बाधित हो जाएगा तो अपनी संख्या को बढ़ा नहीं पाएंगे और कुछ समय बाद उनकी आयु खत्म हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। इससे भी कीट नियंत्रित हो जाएंगे। अगला है नियमित देखरेख। तो जिस क्षेत्र में या ग्रीन हाउस क्षेत्र में कीटों की निगरानी रखना और उनके प्राकृतिक शत्रुओं को बढ़ावा देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यही था दूसरा क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग बताया। एक बार जल्दी जल्दी सुनिएगा, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था पॉली हाउस या ग्रीन हाउस की फसलों में एकीकृत कीट नियंत्रण का उल्लेख कीजिए। तो मैंने बताया पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में फसलों को सुरक्षित रखने और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एकीकृत कीटनाशक नियंत्रण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि एक ही उपाय को अनेक बार नहीं किया जा सकता, बल्कि विभिन्न उपायों का संयोजन किया जाता है ताकि कीटाणुओं को नष्ट किया जा सके और फसल को सुरक्षित रखा जा सके। इसमें पहला मैंने बताया आप लोगों को बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसको बोला जाता है जैविक नियंत्रण। क्या बोला जाता है? जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण, यह जैविक नियंत्रण क्या होता है? मतलब जीवों के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, उसको बोला जाता है जैविक नियंत्रण। इसमें कीटों को नष्ट करने के लिए उनके प्राकृतिक शत्रु का उपयोग किया जाता है। उसका मैंने बताया होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। इसमें क्या किया जाता है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस में? इसमें जेनेटिक के जरिए उनके आनुवंशिकी में कुछ बदलाव किया जाता है पौधों के। ठीक है, जिससे क्या होता है कीटों का प्रकोप उनके ऊपर बहुत ही कम होता है। उसके बाद है पेस्टिसाइड। सॉरी, पेस्टिसाइड देखेंगे। अब पेस्टिसाइड क्या होता है, तो जो हम लोग सभी नियंत्रण की विधि को अपना चुके हैं, कोई काम नहीं कर रहा है तो उस समय में पेस्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके प्रयोग से भी हम लोग कीटों की संख्या को यह जो होता है थोड़ा खतरनाक होता है, इसलिए इसको सावधानी पूर्वक करना चाहिए और इसका ज़्यादा प्रयोग करने से हमारे पर्यावरण को हानि होता है, इसलिए इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए और सभी नियंत्रण की विधि जब फेर रहे हैं तब इसका प्रयोग करना चाहिए। इसका मैंने बताया फेरोमेन टेप, फेरोमेन। ठीक है, फेरोमेन यातायात। इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा कीटों की प्रजनन प्रणाली होती है उसको क्या किया जाता है, बाधित किया जाता है, जिससे वो प्रजनन नहीं कर पाते हैं और उनकी संख्या होती है कम हो जाती है। इसके बाद मैंने बताया नियमित देखरेख। तो नियमित देखरेख जब किया जाता है तो उससे क्या होता है, पता चलता है कि कीट कितने, उनका प्रकोप कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है। इसके लिए उनके प्राकृतिक शत्रु को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो यही था 2 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सोलर ड्रायर जो होता है, सोलर ड्रायर, इसकी क्या उपयोगिता है? ठीक है, तो सोलर ड्रायर की क्या उपयोगिता है, तो चलिए देखते हैं। सभी प्रकार के खाद्य उत्पादों को सुखाना संरक्षण का एक आसान व प्रचलित तरीका है। ठीक है, यह इसका प्रयोग क्या किया जाता है सोलर ड्रायर का, इसका प्रयोग किया जाता है सभी प्रकार के जो खाद्य उत्पादन होते हैं उनको सुखाने के लिए। ठीक है, इसका सोलर ड्रायर को आसानी से उपलब्ध घरेलू सामग्री से बेहद कम लागत से बनाया जा सकता है। सोलर ड्रायर जो होता है इसको घरेलू सामग्री से बहुत कम लागत से बनाया जा सकता है। इसका अगला पॉइंट है सोलर ड्रायर उच्च कार्य क्षमता पर बेहद कम समय में अधिक से अधिक खाद्य उत्पादों को सुखा सकता है। सोलर ड्रायर जो होता है उच्च कार्य क्षमता पर बेहद कम समय में अधिक से अधिक खाद्य उत्पादों को सुखा सकता है। अगला पॉइंट, सोलर ड्रायर में स्वच्छता एवं गुणवत्ता के लिए सभी वायु इनलेट्स एवं आउटलेट्स पर वायु फिल्टर एवं जालियों का इस्तेमाल किया गया है जो धूल कणों, कीटों, मक्खी, हानिकारक जीवाणुओं को खाद्य पदार्थ तक पहुंचने से रोकता है। अगला है सोलर ड्रायर के जीवाणु रहित एवं स्वच्छ वातावरण सुखाए हुए फल, सब्जियों, मसालों एवं औषधियों को अच्छे बाजार में मूल्य क्रय जो होता है वह अच्छे भाव का होता है। तो यह था 3 क्वेश्चन। ठीक है, और बस इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अगले सब्जेक्ट का पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर किया करिए। थोड़ा सा
वीडियो जब व्यूज नहीं आता है तो मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ, ठीक है। और हो सकता है कि इसकी वजह से वीडियो भी ना आए। तो यदि आप लोग चाहते वीडियो ना आए तो मत करिएगा, और चाहते हैं आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।